मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के बारे में जानेंगे। फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने बुरे हालात में हो, बस कभी हारना मत। इसलिए ये कहते हैं हमेशा कि निरंतर प्रयास करते रहिए, क्योंकि ये दिन आज खराब है तो कल एक दिन अच्छा अवश्य आएगा। अगर आपका प्रयास 100% होगा तो सफलता अवश्य मिलेगी। तो इसी के साथ हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड होंगे हमारे यूट्यूब सेशंस के। तो चलिए 30 मई 2024 के सारे करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में वैकाशी विश्वगम उत्सव कहाँ मनाया गया? तो राइट आंसर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में हाल ही में वैकाशी विश्वगम फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट किया गया। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये फैक्टर्स याद रखने होंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये फैक्टर्स याद रखना होगा, क्योंकि फेस्टिवल से डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो वैकाशी विश्वगम फेस्टिवल्स तमिलनाडु स्टेट की एक फेस्टिवल है, जिसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। भगवान सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर में आयोजित वैकाशी विशागम उत्सव में तमिलनाडु के विभिन्न हिस्सों में हजारों भक्तों ने भाग लिया। 10 दिवसीय उत्सव पारंपरिक अनुष्ठानों और प्रार्थनाओं के साथ शुरू हुआ। तो ये फैक्टर्स याद रखना होगा, और साथ ही साथ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी फैक्टर्स याद रखनी होगी कि तमिलनाडु स्टेट की फेस्टिवल्स का क्या नाम है? तो वैकाशी विश्वगम, जिसमें भगवान सुब्रमण्यम स्वामी जी का पूजा किया जाता है। और इसी के साथ अभिषेकम और दीपाराधनाई के बाद देवता एक सुनहरी कार में वसंत मंडपम पहुंचे। वल्ली और देवयानी के साथ गिरी वीथी जुलूस के बाद उत्सव समाप्त हो जाता है, और समुद्र में पवित्र स्नान करने के बाद हजारों भक्तों ने कुछ घंटों तक लंबी कतारों में खड़े रहने के बाद प्रार्थना की। तो इस तरीके से इस फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट किया जाता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना होगा कि तमिलनाडु स्टेट का एक फेस्टिवल जिसका नाम है वैकाशी विश्वगम फेस्टिवल्स हाल ही में तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया गया। वो भी कहाँ पे? तो लॉर्ड सुब्रमण्यम स्वामी टेम्पल में इस फेस्टिवल्स को मनाया गया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। हाल ही में गेल इंडिया लिमिटेड का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ शुरू किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में हाल ही में फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ऑफ गेल का शुभ आरंभ किया गया। कहाँ पे? तो मध्य प्रदेश। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। गेल इंडिया लिमिटेड का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश के विजयपुर में चालू हो गया, जो देश की सबसे बड़ी प्राकृतिक गैस ट्रांसमिशन और वितरण फर्म के लिए नई वैकल्पिक ऊर्जा में एक बड़ा योगदान के सामने ये आकर खड़ी हुई है। तो इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखना होगा कि हाल ही में गेल इंडिया लिमिटेड के द्वारा पहली बार हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ पे स्टैब्लिश की गई? तो मध्य प्रदेश के विजयपुर में। और साथ ही साथ इसमें प्राकृतिक गैस ट्रांसमिशन और वितरण फर्म के लिए नए और वैकल्पिक ऊर्जा का एक बड़ा कदम के रूप में सामने आया। साथ ही साथ उद्घाटन समारोह में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव पंकज जैन यहाँ पे उपस्थित थे, और यह नवोन्मेषी हरित हाइड्रोजन संयंत्र 4.3 टन प्रतिदिन हाइड्रोजन का उत्पादन करने की क्षमता का दावा करता है। और साथ ही साथ हम लोग नेट जीरो इमिशंस की ओर आगे भी बढ़ते जा रहे हैं, इस तरीके से हाइड्रोजन प्लांट का इस्टेब्लिशमेंट कर। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना होगा कि गेल इंडिया लिमिटेड ने पहली बार फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का इस्टेब्लिशमेंट कहाँ पे किया? तो मध्य प्रदेश के विजयपुर में। तो ये फैक्टर्स याद रखना होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हाल ही में शारजाह शतरंज चैलेंजर्स 2024 का खिताब किसने जीता है? तो राइट आंसर होगा दिव्या देशमुख। दिव्या देशमुख ने हाल ही में टाइटल ऑफ शारजाह चेस चैलेंजर्स 2024 का खिताब अपने नाम की है। तो जानते हैं इनके डिटेल पॉइंट्स की ओर। एलिट महिला रैपिड खिताब जीतने के 7 महीने बाद 18 वर्षीय एशियाई चैंपियन दिव्या देशमुख ने आईएम लेया गैरीफुलिना को हराकर शारजाह चैलेंजर शतरंज खिताब जीतकर शास्त्रीय प्रारूप में अपनी योग्यता को साबित की। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखने होंगे कि एलिट महिला रैपिड खिताब में 18 वर्षीय चैंपियन दिव्या देशमुख ने आईएम लेया गैरीफुलिना को हराकर शारजाह चैलेंजर शतरंज का खिताब अपने नाम किया। तो ये पॉइंट्स को याद रखना होगा कि हाल ही में दिव्या देशमुख ने शारजाह चैलेंजर्स शतरंज खिताब जीतकर अपना इतिहास रच दिया। साथ ही साथ भारतीय राष्ट्रीय महिला चैंपियन ने 9 राउंड के ओपन टूर्नामेंट में अजय रही और बेहतर ट्राई ब्रेक स्कोर के साथ 7 अंकों के साथ तालिका में शीर्ष पर बनी रही। दिव्या एक कठिन टूर्नामेंट में चैंपियन बनकर उभरी, जहां 6 ग्रैंड मास्टर सहित 38 देशों के 98 खिलाड़ी
प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखकर चलना होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हाल ही में पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए प्री फायर मिशन कहाँ लॉन्च किया गया? तो राइट आंसर होगा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में हाल ही में प्री फायर मिशन को लॉन्च किया गया ताकि वहां पर स्टडी की जाएगी अर्थ के पोल्स के बारे में। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। नासा ने न्यूजीलैंड के महिया में रॉकेट लैब के इलेक्ट्रॉन रॉकेट पर लॉन्च कॉम्प्लेक्स एक से छोटे जलवायु उपग्रहों की एक जोड़ी को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो यहाँ पे ये भी फैक्टर्स याद रखने होंगे कि किस ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा हाल ही में एक सैटेलाइट को भेजा गया जिससे पूरी तरीके से हमारे अर्थ के पोल्स के बारे में जानकारी लेगी। तो वो ऑर्गेनाइजेशंस का नाम है नासा। साथ ही साथ मिशन जिसे प्री फायर के नाम से जाना जाता है, इसका मतलब होता है पोलर रेडिएंट एनर्जी इन द फार इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट। अकॉर्डिंग टू हिंदी इसका वही मीनिंग हो जाता है। साथ ही साथ इसका उद्देश्य पृथ्वी के ध्रुवों पर गर्मी उत्सर्जन का अध्ययन करना और इन क्षेत्रों और वैश्विक जलवायु परिवर्तन के बीच जटिल परस्पर क्रिया पर प्रकाश भी डालना है। साथ ही साथ प्री फायर मिशन को नासा और विस्कॉन्सिन मेडिसिन विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया था, जिसमें नासा की जेट प्रोपल्सन प्रयोगशाला मिशन का प्रबंधन कर रही थी और स्पेक्ट्रोमीटर प्रदान कर रही थी। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखने होंगे कि हाल ही में प्री फायर मिशन नासा के द्वारा लॉन्च किया गया, जिसका पूरा उद्देश्य ये है कि हमारे पृथ्वी के ध्रुवों पर गर्मी उत्सर्जन का अध्ययन करना। तो ये फैक्टर्स याद रखना होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हाल ही में किस देश ने तलाक को वैध बनाने हेतु विधेयक पारित किया है? तो राइट आंसर होगा फिलीपींस। फिलीपींस ने हाल ही में तलाक को वैध बनाने हेतु एक विधेयक को पारित किया। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। फिलीपींस संसद के निचले सदन ने पिछले हफ्ते एक विधेयक पारित किया जो देश में तलाक को वैध बनाता है और यह अगस्त 2024 में सीनेट तक पहुंचेगा। और रूढ़िवादी कानून निर्माता और कैथोलिक जो फिलीपींस की आबादी का लगभग 79% है, विधेयक का विरोध करना जारी रखते हैं। साथ ही साथ बिल के लेखक प्रतिनिधि एड्सन लैगमैन ने यह भी कहा कि वेटिकन के अलावा दुनिया का एकमात्र देश जहां तलाक अभी भी अवैध है और यह एक स्पष्ट और शानदार जीत है और फिलिपिनो पत्नियों के लिए आसन्न मुक्ति का भी संकेत देता है जो विषाक्त, अपमानजनक दुर्व्यवहार में फंसी हुई है और अपमानजनक तलाक से निकलना चाहती है। तो ये फैक्टर्स याद रखने होंगे कि फिलीपींस ने अपने लोअर हाउस से पास किया गया एक बिल जिसमें पूरी तरीके से लीगलाइज किया जाएगा डाइवोर्स को लेकर। तो ये फैक्टर्स याद रखना होगा कि फिलीपींस में अभी तक डाइवोर्स को लेकर एक अवैध कानून बना हुआ था, इसको पूरी तरीके से लीगल कर दिया गया कि तलाक कोई भी दे सकता है। तो ये फैक्टर्स याद रखना होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। हाल ही में किस देश ने तालिबान को आतंकवादी सूची से हटाने की घोषणा की? तो राइट आंसर होगा रशिया। रशिया के द्वारा ये अनाउंसमेंट किया गया कि रिमूवल ऑफ तालिबान फ्रॉम द टेररिस्ट लिस्ट, आतंकवादी सूची से तालिबान को हटाया जाएगा। ये घोषणा रशिया के द्वारा दिया गया। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। राज्य संचालित आरआईए नोवोस्ती समाचार एजेंसी ने 27 मई 2024 को कहा कि रूस अफगानिस्तान में सत्ता में लौटने के 3 साल बाद तालिबान को प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन की सूची से हटाया जाए। मॉस्को ने वर्षों से तालिबान के साथ संबंधों को बढ़ावा दिया है और कई दौर की बातचीत की है और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के बावजूद अफगानिस्तान के साथ व्यापार को बढ़ावा भी दिया। कजाकिस्तान ने 2023 के अंत में तालिबान को प्रतिबंधित संगठनों की सूची से हटा दिया। साथ ही साथ यह कदम रूस और अफगानिस्तान के बीच कूटनीति को और बढ़ावा दे सकता है, लेकिन तालिबान सरकार और जिसे वह इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान भी कहते हैं, उसे आधिकारिक मान्यता प्राप्त करने से रोक देगा। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखनी होगी कि रशिया ने हाल ही में तालिबान को टेररिस्ट लिस्ट से हटाने के लिए एक घोषणा को जारी की। तो ये सारे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखने होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हाल ही में किस देश के माउंट मुंगालो में भूस्खलन के कारण 2000 लोग लापता हो गए हैं? तो राइट आंसर होगा पपुआ न्यू गिनी। पपुआ न्यू गिनी में हाल ही में लैंडस्लाइड को देखा गया, वो भी कहां पे? माउंट मुंगालो में देखा गया लैंडस्लाइड जिसमें 2000 से ज्यादा लोग लापता हो गए। तो ये कौन सा स्टेट में भूस्खलन को देखा गया जिसका मतलब होता है लैंडस्लाइड? तो पपुआ न्यू गिनी में। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। पपुआ न्यू गिनी के एंगा प्रांत में माउंट मुंगालो में दबे लगभग 2000 लोगों की तलाश जारी है। चट्टानें अभी भी गिर रही है। एक सरकारी एजेंसी को डर है कि एक घातक भूस्खलन जिसके बारे में पपुआ न्यू गिनी के ग्रामीणों का कहना है कि यह विस्फोटक
बम जैसा लग रहा है जो 2000 से अधिक लोगों को जिंदा दफन कर सकता है। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना होगा, लेकिन पपुआ न्यू गिनी के लिए सैड न्यूज है कि वहां पे भूस्खलन को देखा गया, वो भी कहाँ पे, माउंट मुंगालो में देखा गया, जिसमें 2000 लोग उसी भूस्खलन के दौरान वहां पे दब गए, जिनकी कोई भी खबर अभी तक नहीं हुई, उनकी तलाश जारी है। साथ ही साथ यह आंकड़ा देश के राष्ट्रीय आपदा केंद्र के कार्यवाहक निदेशक द्वारा प्रदान किया गया सप्ताहांत में संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस के द्वारा सुझाव गए 670 से कहीं अधिक है। जीवित बचे लोगों को बचाने या मलबे से शवों को निकालने के बेताब प्रयास अब तक कुछ स्थानों पर 10 मीटर यानी कि 32 फीट गहराई तक मलबे अवरुद्ध पहुंचे और पर्याप्त उपकरणों की कमी के कारण बाधित हुए दिखते जा रहे हैं। तो ये फैक्टर्स याद रखना होगा कि पपुआ न्यू गिनी में हाल ही में लैंडस्लाइड आया, वो भी कहाँ पे, तो माउंट मुंगालो में, जिसमें 2000 से ज्यादा लोग वहां पे दबकर मर चुके हैं। तो ये फैक्टर्स याद रखना होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। हाल ही में विश्व भूख दिवस 2024 कब मनाया गया? तो राइट आंसर होगा 28 मई। 28 मई को हम लोग हर वर्ष वर्ल्ड हंगर डे 2024 के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। तो जानते हैं इसके डिटेल पॉइंट्स की ओर। हर साल 28 मई को मनाया जाने वाला विश्व भूख दिवस भूख की निरंतर समस्या और विश्व स्तर पर इसे संबोधित करने की तत्काल आवश्यकता की मार्मिक याद को भी दिलाता है। साथ ही साथ इस पर अपने शोध के लिए अमर्त्य सेन ने 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला और 2011 में द हंगर प्रोजेक्ट ने घोषणा की कि हर साल 28 मई को विश्व भूख दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो यहाँ पे हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को याद रखना होगा कि अमर्त्य सेन जी के द्वारा जो नोबेल प्राइज विजेता है 1998 में, उन्हीं के रिसर्च के माध्यम से साल 2011 में हंगर प्रोजेक्ट को अनाउंस किया गया था और इसी अनाउंसमेंट के द्वारा ये बताया गया था कि 28 मई को अब हम लोग हर वर्ष वर्ल्ड हंगर डे के रूप में सेलिब्रेट करेंगे और इससे जुड़ी जितने भी चीजें हैं उसका मध्य नजर रखते हुए हम लोग भूखमरी को दूर भगाएंगे। और इस वर्ष की थीम क्या रखी गई कि संपन्न माताएं संपन्न विश्व। एग्जाम में बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर्स को याद रखना होगा क्योंकि थीम से डायरेक्ट क्वेश्चंस को देखने को मिलते हैं कि हाल ही में वर्ल्ड हंगर डे जो 28 मई को सेलिब्रेट किया गया, इसकी थीम क्या है? तो संपन्न माताएं और संपन्न विश्व, मतलब थ्राइविंग मदर्स थ्राइविंग वर्ल्ड। इसका उद्देश्य ये है कि दुनिया भर में महिलाएं और बच्चे युद्ध, अकाल, जलवायु परिवर्तन और अन्य कारणों से कुपोषण का सामना कर रहे हैं। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स याद रखना होगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दो पॉइंट्स को याद रखना होगा कि वर्ल्ड हंगर डे हम लोग हर वर्ष 28 मई को सेलिब्रेट करते हैं और इस वर्ष की थीम थ्राइविंग मदर्स थ्राइविंग वर्ल्ड है। तो चलते हैं इसी के साथ अपने डेली करंट अफेयर्स की रिवीजन की ओर। 29 मई 2024 के रिवीजन बैच की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल के पीएलएफएस सर्वेक्षण के अनुसार जनवरी मार्च 2024 तिमाही में सबसे अधिक युवा बेरोजगारी केरला में दर्ज की गई। क्वेश्चन नंबर 2, वर्ष 2023-24 में भारत का व्यापार घाटा चाइना के साथ सबसे अधिक देखा गया। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में उज्बेकिस्तान एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाले भारतीय जिम्नास्ट कौन बने हैं? तो राइट आंसर होगा दीपक कर्माकर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। हाल ही में चर्चा में रहा चेरापूंजी जिन अल्कोहल से संबंधित रखता है। क्वेश्चन नंबर 5, डब्ल्यूएचओ ने हाल ही में वॉक द टॉक योग सत्र कार्यक्रम कहां आयोजित किया? तो राइट आंसर होगा जेनेवा में। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में लिथुआनिया का राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता? तो राइट आंसर होगा गीतानस नौसेडा ने। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। हाल ही में किस देश ने अपने राष्ट्रपति के दर्शन पर आधारित एआई मॉडल को लॉन्च किया है? तो चाइना ने। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में एएसएमपीएआर परमाणु वायु प्रक्षेपित क्रूज मिसाइल का पहला सफल प्रक्षेपण किसने किया? तो राइट आंसर होगा फ्रांस ने। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर। तो आज का हमारा क्वेश्चन क्या है? Who among the following started Ganpati festival in 1893 and thereby gave it national character? निम्नलिखित में से किसने 1893 में गणपति महोत्सव शुरू किया और इस तरह से इसे राष्ट्रीय चरित्र दिया? ऑप्शन ए गणेश दामोदर सावरकर ने, ऑप्शन बी नाना पाटिल ने, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक ने या ऑप्शन डी विनोबा भावे ने। तो चलते हैं, तो आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हो सके तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि और भी कंटेंट आपके पास पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।